Hello kids, how are you? Should we proceed with our lesson? We were on page number 2 of your lesson, column 1, second paragraph. India is bounded by the Yangfold Mountains in the northwest, north and northeast. That is the entire northern part. पूरा इंडिया का नॉर्थ जो है वो पूरा माउंटेन्स से कवर्ड है. नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है एंड नॉर्थ वेस्ट में है. राइट फ्रॉम साइड ऑफ पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर साइड है, वहाँ से लेके और पूरा अरुणाचल तक पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो माउंटेन्स हैं. दे आर कॉल्ड यंगफोल्ड माउंटेन्स. वाई यंगफोल्ड माउंटेन्स? बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग. वो यंग हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं. और फोल्ड माउंटेन्स इसलिए हैं कि वो दोनों साइड से टेक्टोनिक प्लेट्स, जो प्लेट्स नीचे होती हैं, उनके मूव करने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो फोल्ड होके उठते रहते हैं. जैसे हम एक पेपर को लें और दोनों साइड से उस पेपर को पुश करें, हाथों को पास में लाएं, तो बीच में से उठ जाएगा. तो इस तरह से ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं फोल्ड हो के, इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा गया है. और ये अभी भी बने जा रहे हैं, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. I'll show you, just a minute. See, ये पोर्शन यहाँ से लेके ये पूरा इधर माउंटेनियस रीजन है. ये इधर अपना आ जाता है माउंटेनियस रीजन. सो ये नदर्न इंडिया पूरा इधर कश्मीर साइड, ये इवन ये वाला पोर्शन भी, ये पूरा नदर्न माउंटेन्स है ना, हिमालयाज़. ये आपका पूरा पोर्शन फ्रॉम दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट. ओके, north west, this is north and this is north east. Clear to you all how these mountains are covering the northern side of India. Okay, now south of about 22 degree north latitude, towards south you find the 22 degree latitude towards south of India. Latitude I had explained. Latitudes are the lines which are horizontal, या यूँ कह लें लेटी हुई लाइंस. अब तुम उसको साउथ में ले लो. साउथ में 22 डिग्री कहाँ पे आएगा? 22 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ से आता है, ये पोर्शन आता है 22 डिग्री साउथ. इट बिगेंस टू टैपर होता है, यानी कि स्लोप आने लगता है. दिस इज़ टैपिंग डाउन एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशन. और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? इंडियन ओशन तक एक्सटेंड हो रहा है नीचे. ये पूरा यहाँ तक आ रहा है एंड दिस इज़ टैपर होते हुए इंडियन ओशन तक आ रहा है. Dividing it into two seas, the Arabian Sea and the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. Now Arabian Sea, you know where is Arabian Sea? Here it is Arabian Sea. and here it is Bay of Bengal. Now क्या देख रहे हैं आप कि ये एक अलग से हिस्सा जो है पूरा एशिया का, अगर आप मैप देखते हैं तो ये जो पोर्शन है ये ऐसा है कि ये मेन लैंड में से निकल के जैसे पानी में एंटर कर गया हो. आप एक बार अपना वर्ल्ड मैप निकालिए जो फर्स्ट पेज पे है. सी, अब ये जो है तुम्हारा
एशिया जो मेन लैंड है, ये एशिया का मेन लैंड में से कि इंडिया जो है अलग से बाहर निकला हुआ है, ये पोर्शन अलग से पानी में निकला हुआ दिख रहा है, जो कि पानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वन इज़ दिस साइड एंड वन इज़ दिस साइड। दिस इज़ अरेबियन सी एंड दिस साइड इज़ बे ऑफ बंगाल। दिस पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ एंटरिंग इन द वाटर, जो इंडियन ओशन में ऐसा लग रहा है एंटर कर गया है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, तो ये जो है पेनिनसुला इंडिया, ये वाटर को 2 वाटर बॉडीज़ में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी टुवर्ड्स द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट। नाउ कम टू द फिगर 1.3 which is on page number 3 and note that the latitudinal and longitudinal extent मैंने फर्स्ट डे आपको बताया है ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। अब हम इसको देखें कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ओके, एंड लैटिट्यूडनल आपका हो गया है दिस साइड, इधर से इंडिया कितना विड्थ है इसका लेटर हुआ लाइन लैटिट्यूड्स, तो ये कितनी हो गई हैं, ये पूरा स्ट्रेच हम देखते हैं तो ये कितना है 30 डिग्री पे आता है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. ये approximately 30 डिग्री है, एग्जैक्ट नहीं है। सी ये यहाँ से शुरू हो रहा है 97.25 है और यहाँ 68.7 है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रफली 30 डिग्री के पास आता है। यू कैन डू इट। ऐसे ही नॉर्थ से लेते हैं तो 37.6 है और नीचे इसका आता है 8.4 डिग्री। सो ये जो स्ट्रेच है, अब तुम इसको माइनस करके देखो तो वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 30 डिग्री तक आएगा। तो हम रफली कह सकते हैं कि ये इंडिया का जो नॉर्थ एंड साउथ है दोनों का अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का स्ट्रेच होता है। देखने में ऐसा लगता है कि विड्थ में इंडिया कम है, चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज़्यादा है, बट है नहीं। एक्चुअल के अंदर ये करीब करीब इक्वल ही आता है। जो मैं फर्स्ट डे तुम्हें बता चुकी हूँ कि इसकी जो नॉर्थ टू साउथ है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स गिवन इन योर मैप एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ 2933 किलोमीटर। सो रफली हम अगर लेते हैं तो ये 3000 ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं। सो बराबर सा हो गया इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ जो एक्सटेंट है, फैलाव। नाउ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। क्योंकि अब हम सन के उस पे चलते हैं तो जब सन जो है आपके अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे टच करता है, इस जगह टच करता है, उससे लेके और जब यहाँ पे सनरेज आती हैं तब के बीच में 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। हिंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। नाउ 2 घंटे का फ़र्क होएगा तो हम घड़ी कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसका बीच लिया गया। बीच कहाँ से गुज़र रहा है, बीच तुम्हारा ये रहा, ये जो लाइन है आपकी, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया। भाई इस जगह जो टाइम होएगा वो ही टाइम हम पूरे इंडिया में लेके चलेंगे। जो वॉचेस हैं उसमें हम इसी टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। दिस इज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये।
इससे हमारा टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है उसमें भी हम चेंज देखते हैं, वो भी डे के जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स समय, तो डे एंड नाइट का जो समय है उस पर इन्फ्लुएंस डालता है, अपना अफेक्ट डालता है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, तो अपना प्रभाव डालता है व्हेन वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये भी काफ़ी लंबा है, टाइम तो इसमें भी लगेगा, तो ये भी डिफरेंस लाता है ड्यूरेशन के अंदर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। Now come to the page. You have to find out certain things from the find out box which is given on page number 2. Why 82 degree 30 east has been selected as the standard meridian of India? I have told you because that is considered to be the center. तुम्हें लग रहा होगा कि ये सेंटर कहाँ हुआ, बट ये सेंटर आता बिकॉज विड्थ में इंडिया जो है एक साइड में ज़्यादा निकला हुआ नज़र आ रहा है। तुम्हारा ये वेस्ट बंगाल और इधर 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज़ अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय एंड ऑल, ये जो साइड है ये स्ट्रेच होके आगे गया हुआ है। हम अगर नापें दोनों साइड से तो ये 82 डिग्री 30 जो है ये बिल्कुल सेंटर बनता है, इसलिए हमने ये सेंटर को जो है सेंटर के टाइम को ही स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से गुज़रता है। वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर? नाउ दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन, you have to find out the answer. I am going to give you in the end of the lesson. Do I have given you answer for 1, for 2nd, this is your homework, find it out. Okay, India and the world. Now the Indian landmass has a central location between the East and West Asia. East and West Asia को अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ पे आता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, सेंटर में आ जाती है। जस्ट सी, दिस इज एंटायर पार्ट इज़ योर एशिया। नाउ एशिया का सेंटर हम कर दें इस पर, ये ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने इसको, इट शुड बी अप टू हियर। दिस एंड इंडिया इज इन सेंटर अप्रॉक्सीमेटली। सो वेस्ट एशिया देख लो, वेस्ट एशिया एंड दिस इज ईस्ट एशिया, इंडिया इज इन द सेंटर। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये साउथवर्ड है, एशिया के बिल्कुल साउथ में बना हुआ है। एशिया के साउथ में आता है। दिस इज़ साउथ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। सो दिस इज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन एशियन कॉन्टिनेंट एंड टेंस इंडियन ओशन रूट्स, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। द trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. So now the countries which do trade and the ships cross from countries of European countries like all England, Finland, Portugal, Spain, Italy, all these countries, they get an extension towards the East Asian countries where India falls in between. So these countries from Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic center. We are at the center.
हाउ यू सी नाउ Europe, and these are the countries of all these countries. If one has to go from this side to this side, India is falling in between, center में आ रहा है India. So it is a strategic central location of India. सामरिक जिसको कहेंगे, स्ट्रेटेजिक इज सामरिक, या युद्ध नीति, या यूँ कहें कि इम्पोर्टेंस, कोई भी कंट्री इधर से उधर जाना चाहेगा यूरोप से इधर ईस्ट की तरफ, तो इंडिया टच करना पड़ेगा उसको, ठीक है, आइदर देन प्लेन. अगर प्लेन्स में जाते हैं आप, एयरवेज को यूज़ करते हैं, दैन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिर भी उसको रुकना पड़ता है एरोप्लेन को फॉर टेकिंग पेट्रोल. सेम वे इफ़ द शिप्स आर सेलिंग, ये स्विस कैनाल है, आई विल शो यू स्विस कैनाल. दिस इज स्विस कैनाल. अब ये यूरोप से स्विस कैनाल के थ्रू जब इंडिया जाती है, कोई भी शिप इधर से जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो उसको ऑयल लेने के लिए इंडिया को टच करना पड़ता है, और कंटिन्यूस इतनी लंबी जर्नी नहीं हो सकती, इतनी वॉयज नहीं हो सकती है, इसलिए वो शिप्स यहाँ पे रुकती भी जाती हैं. कुछ शिप्स अपना गुड्स यहीं छोड़ देती हैं, इधर से शिप्स आते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, अपने गुड्स को यहाँ से कैरी कर लेते हैं. ये दोनों तरफ से होता है. कुछ डायरेक्ट जाती हैं तो वो यहाँ रुकती हैं और रुक के ऑयल लेके फिर आगे की तरफ बढ़ती हैं, वो ऑयल लेके फिर इधर को जाती हैं. सो इन दैट केस ये जो इंडिया का पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और ये सेंट्रल में लोकेटेड है. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. Now you see Deccan Peninsula. We'll come to the next page for this, which will help you. Now come to the page number 3 of the lesson. Now see, in this portion, this is land protruded. Protruded means आगे की ओर निकला हुआ. सो ये मेन लैंड एशिया में से निकला हुआ लग रहा है लैंड, पानी में, एज इफ़ पानी में, इस पानी में एंटर कर गया है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि ये अरेबियन सी है 1 पार्ट एंड ये है बे ऑफ बंगाल. इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस पेनिनसुलर इंडिया ने. ये बीच में मेन लैंड निकल के पानी में एज इफ एंटर कर रहा है. एंड दिस a land which is surrounded by water on 3 sides is called peninsula. See, it is surrounded by water on 3 sides. This is 1 side, this is 2 side, and this is 3 side. Arabian Sea, Bay of Bengal here, and Indian Ocean at the end. So it is surrounded by water on 3 sides, so it is called peninsula. और ये पेनिनसुला कैसा लगता है, एज इफ ये आगे निकला हुआ है और पानी में एंटर कर गया है. So thus helping India to establish close contacts with West Asia, Africa and Europe from the west coast. Now west coast है इंडिया का, दिस इज़ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द वेस्ट कोस्ट. अब वेस्ट कोस्ट से क्या बेनिफिट हो रहा है, ट्रेड रिलेशंस, वेस्ट के साइड के जो कंट्रीज़ हैं इधर उनसे ट्रेड रिलेशंस के लिए ये अच्छा है. लेट्स कम टू द वर्ड. सी, ये जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है, यूरोप है, दीज अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इन सब से ट्रेड रिलेशन के लिए ये अच्छा है. ये पोर्शन हमारा इधर से ट्रेड हो रहा, वेयर एज ईस्टर्न कोस्ट से हमारा ट्रेड किधर हो रहा है, इधर की सारी ये सारी कंट्रीज़ से इधर हमारा ट्रेड हो रहा है. सो जो कोस्ट ऑफ इंडिया है, इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में और किसी कंट्री का नहीं है जितना इंडिया का है. सो वी कैन इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स, स्थापित करना, और क्लोज कॉन्टैक्ट्स अच्छे संबंध, करीबी संबंध विद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से
Africa, Europe from the west coast, and from southeast and East Asia from the eastern coast. East से और south east से. South east is these countries and east is China and all ये countries हैं. No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean that justifies the name of the ocean after it. As I told you, इंडिया का जितना बड़ा कोस्ट लाइन किसी का नहीं है इंडियन ओशन में. यू कैन सी इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, इधर से भी है और इधर से भी है. सो ये जस्टिफाई कर रहा है, मतलब न्याय कर रहा है कि इस ओशन का नाम इंडियन ओशन है, क्योंकि कोई भी कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर इंडियन ओशन में है या कोस्ट लाइन है तो वो इंडिया का है. सो इट इज़ राइट टू से दैट दिस इज़ इंडियन ओशन. ये जस्टिफाई हो रहा है. नाउ डू यू नो, we'll come to the page again. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. इंडिया की जो डिस्टेंस यूरोप के लिए है वो स्वेज कैनाल के खुलने से 7,000 किलोमीटर्स कम हो गई है. नाउ यू आस्क हाउ. आई शो यू हाउ. नाउ फ्रॉम स्वेज कैनाल, सी दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी हियर. सो इस मेडिटेरेनियन में से ये रास्ता आ रहा है, ये खुल गया. पहले ये बंद था, बीच में यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था, इसको कट कर दिया गया. तो अब ये शिप्स इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, तो इंडिया पहुंचने में टाइम भी कम लगेगा, इजीली पहुंच जाएंगे. वेयरएज़ पहले क्या होता था कि शिप्स जो थे वो पूरा अफ्रीका को कवर करके फिर इधर यूरोप आते थे, और यूरोप से भी इसी तरह से इंडिया जाते थे. सो वो 7,000 किलोमीटर्स लंबा रूट था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था. वो स्विस कैनाल के खुल जाने से, स्विस कैनाल के खुल जाने से कम हो गया. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. पेज नंबर 3 इज मैप ऑफ इंडिया. विल कम टू पेज नंबर 4. India's contact with the world have continued through the ages. इंडिया का बाहर के देशों से जो कांटेक्ट था, संबंध था, वो अभी से ही नहीं है, ये कंटिन्यू है, लगातार है. सिंस एजेस, एजेस मीन्स बहुत लंबे समय से. बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मेड ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स, लैंड रूट से था. लैंड रूट से जो हमारा ट्रैवलिंग करते थे पुराने टाइम के ट्रैवलर्स, वो लैंड रूट से करते थे, और वो बहुत ही पुराना था. समुद्र से या वाटर से कहेंगे तो वाटर से बहुत पुराना था. वाटर में अब थोड़ा टाइम ही हुआ है, मतलब कुछ 100 साल हुए हैं जब हम ये इधर से ओशन के थ्रू, शिप्स के थ्रू हम दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं. लैंड से तो बहुत पुराना, राइट फ्रॉम IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रूफ मिले हैं कि उनके ट्रेड रिलेशंस जो थे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज इन अफ्रीका, तो वहाँ तक रिलेशंस ऑन जो रहे हैं, ट्रेड चला है, दैट वाज थ्रू लैंड. लैंड से तो बहुत टाइम पहले से ही इंडिया का कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ था. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for long time. सो ओशन से इतना लंबा पहले सेफ़ भी नहीं था, शिप्स को डायरेक्शंस भी पता नहीं चलते थे, ये भी एक रीज़न होता था कि कैसे ट्रैवल किया जाए. पर लैंड से जो था वो बहुत टाइम पहले से ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. इवन माउंटेन में पासेस होते हैं. पासेस मीन्स
दो पहाड़ों के बीच में से आने वाला रास्ता। सो दैट इज़ यू कैन से यहाँ पे जो ये चाइना से आ रहे हैं तो कहीं इधर से पास, कहीं इधर से पास, पहाड़ों में से कहीं पासेस से वो लोग एंटर किए हैं। तुम एटलस में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा, उसमें उसको जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम उसको दर्रा बोलते हैं, हिंदी में भी हम कहें तो दर्रा ही बोला जाता है। जैसे नाथुला पास है, नाथुला दर्रा, फिर आप रोहतांग पास है, वो तो टूरिस्ट स्पॉट है, सब घूमने भी जाते हैं। तो दैट इज़ अ पास, जो कि पहाड़ों के बीच में से कहीं कहीं ऐसे रास्ते हैं जहाँ हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। सो लोगों ने ये पासेस ट्रैवलर्स ने पहले के टाइम में यूज़ किए थे। जैसे चाइना से आने वाले ट्रैवलर्स थे, इत्सिंग, फायान, ये सब उधर से उन पासेस के थ्रू होते हुए इंडिया आए और इंडिया से बुद्धिज़्म सीखा और वापस ले जाके वहाँ पे बुक्स, वहाँ पे बुद्धिज़्म का उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड किया। सो दीज वर इन कॉन्टैक्ट, इवन ट्रेड भी होता था, स्कॉलर्स भी आते थे, ट्रैवलर्स भी आते थे, बट दे यूज़ टू कम थ्रू दीज पासेस। सी से ऐसा कुछ प्रूफ इतना नहीं है कि सी के थ्रू लोगों ने ट्रेवलिंग की हो बहुत, ये लंबे टाइम तक नहीं था, बाद में जाके होने लगी। तो सी ने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया, सीमित, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब सीमित, ठीक है। लंबे टाइम तक ऐसा कोई सी रूट के थ्रू ट्रैवलिंग नहीं होता था, लैंड रूट से बहुत पहले से होता था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब ये जो पासेस थे, इन पासेस के थ्रू जो इंडिया में लोग आते थे या यहाँ वाले बाहर जाके वापस आते थे, इससे क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, ठीक है। सो आइडियाज़ का आदान प्रदान, कमोडिटीज़, चीज़ों का, सामान का आदान प्रदान एंशिएंट टाइम से होता रहा था। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद्स हमारी बुक्स है, यू नो, एंड द रामायणा, द स्टोरीज़ ऑफ पंचतंत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं बाहर के कंट्रीज़ में गए हैं और वहाँ की जो हैं उनके आइडियाज़ इंडिया के अंदर आए हैं थ्रू द पीपल। जो लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए थ्रू दीज पासेस। तो वो हम अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो कुछ सीख के ही आते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं तो कुछ हमें वहाँ की नॉलेज होती है, हम आके वापस अपने घर पे, अपने लैंड पे शेयर करते हैं अपनी कंट्री में लोगों के साथ। वैसे ही यहाँ जो आते हैं वो बाहर जाके शेयर करते होंगे इंडिया के बारे में। ऐसा ओल्डन टाइम्स में भी होता था। तो जो लोग इन पासेस के थ्रू आते थे ट्रैवल करके, वो इंडिया के बारे में बाहर बताते थे और बाहर के बारे में इंडिया में बताते थे। ये लंबे टाइम तक तो लैंड से होता रहा। लेटर ऑन सी से भी इसका टच हो गया था, सी के थ्रू भी ये चीज़ें होने लगी थी, बट बहुत बाद में। द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से ही इंडिया ने, जो हम कहते हैं बड़े प्राउडली कि ज़ीरो इंडिया ने दिया, डेसिमल, सो ये पूरे वर्ल्ड में पहुंचा कैसे इन्हीं ट्रेवलर्स के थ्रू, ठीक है। नंबर सिस्टम जो इंडिया का है, डेसिमल सिस्टम है, वो पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से स्प्रेड हुआ था। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. Now trade relations भी थे, पहले लैंड के थ्रू लंबे टाइम तक, फिर लेटर ऑन सी के थ्रू भी हुआ। तो ये स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, इंडियन मसाले। एंड मसलिन, मसलिन इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्लॉथ, मलमल का कपड़ा, उसको हम मसलिन बोलते हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इज़ व्यापार का सामान। बहुत सारे के सामान होते हैं, कपड़े भी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, गहने हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें, प्रेशियस स्टोन्स, ये इधर से उधर एक जहाँ जो चीज़ मिलती है वो वहाँ का माल ले जाके दूसरे देश में बेचते हैं। सो ये जो चीज़ें काफ़ी टाइम तक ये इस तरह से एक्सचेंज होती रही। वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया जाता रहा है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, इंडिया से तो बाहर जाता रहा है, बाहर का भी कुछ इंडिया में आया है, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर। स्कल्पचर इज़ मूर्ति कला। ग्रीक जो लोग हैं वो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे।
अभी भी हैं, बट वहाँ पे बड़े फेमस मूर्तिकार हुए हैं जिन्होंने बहुत ही एकदम ऐसी मूर्तियाँ जैसे कि रियल ह्यूमन ही हों, इस तरह की मूर्तियाँ वो बनाते थे, उसके लिए वो फेमस थे। तो वहाँ के जो स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस है यहाँ मिलता है, वहाँ के आर्टिस्ट ने आके यहाँ बनाया, बेचा, यहाँ वाले वहाँ जाके सीख के आए, कुछ वहाँ वालों ने यहाँ वालों को सिखाया, कुछ वहाँ की मूर्तियों को देख के वैसी बनाने की कोशिश की हैं। तो स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस और वो स्टाइल, जिस स्टाइल में ग्रीक स्कल्पचर बनता है, ग्रीक मूर्तियाँ बनती हैं, उसका इफेक्ट यहाँ की मूर्तियों में देखने को मिला। एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्किटेक्चर वास्तुकला या यूँ कह सकते हैं भवन निर्माण की कला, बिल्डिंग बनाने का जो आर्ट है उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, डोम गुम्मद को कहते हैं, डोम एंड मिनरेट्स, मिनरेट्स मीनारें। तो ये जो इंडियन एकदम साउथ इंडिया में देखो वहाँ डोम और मिनरेट्स देखने को नहीं मिलती हैं, है ना। गुंबद और मीनार वाली बिल्डिंग्स बहुत कम, अब तो बाद वाले टाइम में कोई एंशिएंट बिल्डिंग को देखो तो साउथ में नहीं मिलता है, क्योंकि साउथ अनटच्ड रह गया था, इतना टच में नहीं था जितना कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो टच में आया, राइट फ्रॉम गुजरात तो यू कैन से राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, ऑल दीज पार्ट्स वर मोर टच्ड, क्योंकि लैंड रूट से ट्रेड पहले होते रहा था। सो ये इन्फ्लुएंस जो है पहले नज़र आया इन जगहों पे, तो वहाँ के आर्किटेक्चर पे भी पहले नज़र आया, ठीक है कि नहीं। लाइक मुगल्स हैड कम फ्रॉम वेस्ट, सो उनकी स्टाइल जो थी वो मिनरेट्स एंड डोम्स, जो कि ग्रीक स्टाइल था इवेंचुअली, तो वो स्कल्पचर पहले मिडल ईस्ट में आया, फिर वहाँ से वो मुस्लिम्स इन्वेडर्स के थ्रू इंडिया में आया। सो वी कैन सी दैट in the architecture from West Asia can be seen in different parts of our country। अब ये पूरे कंट्री में इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है डोम्स का एंड मिनरेट्स का, जो कि इन्फ्लुएंस है बाहर के कंट्रीज़ का ओवर इंडियन आर्किटेक्चर। ऐसे ही इंडियन आर्किटेक्चर का भी कहीं कहीं देखने को बाहर मिलेगा। नाउ इंडियाज़ नेबर्स, India occupies an important strategic position in South Asia, which we have already discussed कि ये strategic क्यों है और कैसे important position hold करता है इंडिया, because वो स्विस कैनाल से जाती हुई सारी जो आपकी रूट्स हैं वो इंडिया को टच करते हुए जाते हैं, ट्रेड रूट्स। सो ये important है position हमारा। Now further, India has 29 states and 7 union territories। ओके, यहाँ पे आपको ये अच्छे से पता ही है कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया के अंदर। India had 29 states and 7 union territories। Now there is change after the removal of the Article 370 in Kashmir, which has made Ladakh a union territory. So now there are 28 states and 8 union territories. Okay, it's not been mentioned in your book because this is the recent change which we will study later on. Now again some things are there for you to find out. The number of union territories along the western and eastern coast, which you have to find out area wise, which is the smallest and which is the largest state, you have to find out. The state which do not have an international border or lie on the coast, means which is altogether surrounded by Indian states only, which that you have to mention. Classify the states into 4 groups, each having common frontiers with Pakistan, China, Myanmar and Bangladesh. So these questions you have to do in your fair copy along with the exercises at the back, and sub questions will be given to you which you will have to do in your fair copy. Let's proceed with the next paragraph. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. So in the northwest, India is sharing land boundaries with
Afghanistan and Pakistan. Here this side. This is Pakistan and this is Afghanistan. So on the west side we are sharing boundaries with Pakistan and Afghanistan. Northwest, you can say, not only west, this is northwest side. China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north. So these are on the north part. Here China, Nepal, Bhutan. These are in the north. Tibet is considered to be part of China. There is dispute going on. So in somewhere it is marked under China and somewhere it is shown independent. Here it is shown under China in your book. So all these countries are in the north side of India. These two were in the northwest. Afghanistan and Pakistan were in the northwest. These are in the north. And now north east portion. नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कौन सा कंट्रीज़ आ रही हैं आपकी? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में ये हैं. एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट. योर ईस्ट साइड, दिस इज बांग्लादेश एंड हियर इट इज़ म्यांमार. हियर Myanmar and Bangladesh. So these countries are lying on the western side. Eastern side, sorry. So again we'll revise. Towards the west we have Afghanistan and Pakistan, northwest neighbors. Towards north are Nepal, Tibet, China and Bhutan, and towards west are Myanmar, towards east are Myanmar and Bangladesh. Two are on the east side, 1, 2 and 3 are on the north side and 2 are on the northwest side. Fine. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries. Now in sea also we have our neighbors. Who are they in the sea? We have namely Sri Lanka is our neighbor, which is an island country. Then we have Maldives. Maldives, you can see, are here. These are our So I have shown you Sri Lanka and Maldives, which are our southern neighbors, which are island countries. ये island countries हमारे neighbors हैं Indian Ocean के अंदर. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel. That is, you can see dot 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 in your map here. This is narrow channel of sea formed by the Park Strait. This is called Park Strait and the Gulf of Mannar. It is also, this Gulf is what? Again a land, again a water surrounded by land on 3 sides. जैसे आपका Gulf of, here also you can see this portion is also land, land and land. So water is surrounded by land on 3 sides. This is Gulf. Again a Gulf is here also in the north. Same way here you can see in your book, this is Gulf of Mannar. This portion. Fine. While Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands. You can see Lakshadweep Islands and below that are the Maldives Islands.
So Lakshadweep is part of India, whereas Maldives is a neighboring country. Maldives and Sri Lanka are two neighboring countries in the Indian Ocean. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Okay, so we had always had a good relationship and stronghold, historical links with our neighbors. हमारे neighbors के साथ हमारे हमेशा से ऐतिहासिक लिंक रहे हैं और खूब जोग्राफिकली भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मिलता जुलता जहाँ होता है नेचर में, लैंड में, तो वो एक तरह का यूनियन होता है. सो हमारे पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी कुछ जोग्राफिकली फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे माउंटेन स्ट्रेच हो रहे हैं. पाकिस्तान के अंदर हिमालयाज़ हैं, वो इंडिया तक भी हिमालयाज़ हैं, तो जोग्राफिकली कहीं कॉमन यूनिट आ रही है. कुछ नदियाँ इधर से बहती हुई उधर जाती हैं, क्रॉस करती हैं, तो वो कॉमन हो गई. ठीक है, ऐसा हमारा अपने पड़ोसी देशों के साथ सबके साथ कुछ ना कुछ जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from rest of Asia. तुम फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया को देखो, एशिया को, और उसमें देखो कि इंडिया उसमें से कैसे अलग नज़र आता है. विच आई हैड शोन यू अर्लियर ऑल्सो इन द previous pages. Here in the world map you see how India is different from other countries of Asia. रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे इंडिया बिल्कुल अलग नज़र आता है. साउथ में अलग ही पोर्शन इंडिया का हाईलाइट होता है. ओके, okay, we left one point behind. Do you know on page number 4? Let's finish it up. Before 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by the British officers who were appointed by the viceroy. Some were directly ruled by the Britishers, which were called princely states. Provinces were ruled directly by the British officers who were appointed by the viceroy, and princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. Okay, autonomy. I'll explain it to you. So there were two types, princely and provincial states, which were there before 1947. So the provinces were the name given to the parts which were ruled by the British officers. British officers जिन पे रूल करते थे, और उनको अपॉइंट कौन करते थे? वाइसरॉय अपॉइंट करते थे. उन स्टेट्स को, उन प्लेसेस को प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था. वेयरएज कुछ ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो कि पुराने टाइम से हेरिडिटरी यानी पहले से ही वंशानुगत रूलर्स रूल जो करते आते थे, पिता के बाद पुत्र का राज्य वैसे रूल करते हुए आ रहे थे, वो रूल करते थे. उसमें कुछ तो ब्रिटिशर्स के अंडर ऐसे हो गए थे कि वो उनको रिटर्न्स देते थे, कुछ फेवर्स देते थे, और कुछ उनसे स्ट्रगल करते रहते, जो फ्रीडम फाइट के टाइम भी हुई थी. तो कुछ तो उनके अंडर कंट्रोल आ गए थे, कुछ नहीं थे. बाकी कुछ इंडिपेंडेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स ही रूल करते थे, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट करते थे. सो विद दिस आवर लेसन इज़ ओवर. ओके, you can keep your doubts marked, which we will discuss once the school opens. You can do the question answers which will be given to you on your WhatsApp group. Meanings will also be forwarded and your question answers will be given to you. So you complete this lesson in your fair copy. Here you have to work on maps also. Take a world map. On world map you will have to mark all the
oceans and continents and water bodies, all sorts of smaller water bodies near India, not in the entire world, but near India, like Bay of Bengal and Arabian Sea and all. You have to mark those water bodies also. Then second map you will take of India, and you will mark all the details given in the page number 3 of figure 1.3, that you have to mark on one map. Again, a state map has to be formed, which you can take from online, because in your book on page number 5 India map is been given, but it is the old map. Now there are changes due to Jammu Kashmir, so you will have to mark it from that, from online. So these are the maps which you will have to paste in your copies, in your fair copies, with all the details which I have just said, and you will be doing all the meanings and question answers, entire work of this lesson. Fine. So we are done with the lesson 1. We will continue with geography only. We will first finish 2-3 chapters of geography, then we'll move to others. Fine. Okay, so good day for today.